Hello everyone. In this video, we are going to discuss about the difference between the Raman spectroscopy and IR spectroscopy. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या डिफरेंस होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो बेसिक प्रिंसिपल है दोनों स्पेक्ट्रोस्कोपी का, उसमें क्या डिफरेंस है। तो जो फंडामेंटल प्रोसेस होता है हमारा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द आईआर रेडिएशन। अब आईआर का मतलब आपको पता है, आईआर क्या है, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जो रेडिएशंस होती हैं उनकी एब्जॉर्प्शन होती है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। और जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वहां क्या होती है, स्कैटरिंग। तो दोनों फिनोमिना क्या है, यहाँ पे डिफरेंट है। आईआर में क्या हो रही है, एब्जॉर्प्शन हो रही है, और रमन में क्या हो रही है, स्कैटरिंग। और स्कैटरिंग भी जो हमारी है वो दो टाइप की होती है। एक होती है इलास्टिक स्कैटरिंग और दूसरी होती है इन इलास्टिक स्कैटरिंग। तो जो इलास्टिक स्कैटरिंग है उसके अंदर क्या है कि जब हम रेडिएशन को डालते हैं किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी सॉल्यूशन के ऊपर या सैंपल के ऊपर, तो उस केस में हमारी वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आता है। बट जो इन इलास्टिक स्कैटरिंग होती है उसमें क्या होता है कि वेवलेंथ में चेंज आ जाता है। वेवलेंथ बढ़ भी सकती है या घट भी सकती है, डिपेंडिंग अपॉन दी वाइब्रेशन जो हमारी मॉलिक्यूल में हो रही है। तो ये क्लियर कट आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एब्जॉर्प्शन होती है और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्कैटरिंग होती है। और स्कैटरिंग भी कौन सी होती है, इन इलास्टिक स्कैटरिंग होती है। अब दूसरा क्या है, नेचर ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन क्या है, इंटरेक्शन विद द मॉलिक्यूल डाइपोल। डाइपोल क्या होता है, जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो दो दो एटम हमारे लगे हुए हैं वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस होगी, तो दोनों के ऊपर क्या आ जाता है, कुछ कुछ चार्ज क्रिएट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल। तो ये डाइपोल होता है, इस डाइपोल के साथ अगर हमारी इंटरेक्शन होती है वो किस में होती है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। और जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वहां पे इंटरेक्शन होती है विद द इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें इसको हम दूसरा क्या बोल सकते हैं, पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी जो होती है उसके साथ क्या होती है, इंटरेक्शन होती है। ठीक है, तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए कंडीशन क्या है मॉलिक्यूल की, कि मॉलिक्यूल के पास या तो क्या होनी चाहिए, डाइपोल होना चाहिए, या तो उसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होनी चाहिए, या फिर दूसरा क्या होना चाहिए, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट होनी चाहिए। लेकिन जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वहां पे क्या होती है, पोलराइजेबिलिटी। तो ये मैं आपको फर्दर डिस्कस करेंगे कि पोलराइजेबिलिटी क्या होती है। तो टाइप ऑफ ट्रांजिशन क्या होगी, आईआर में वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होगी, कैसे होगी, एब्जॉर्प्शन के थ्रू। और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी जो ट्रांजिशन है वो क्या होती है, वाइब्रेशनल ही होती है, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन ही होगी, बट वो किसकी वजह से होगी, स्कैटरिंग की वजह से होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बेसिक प्रिंसिपल। चलिए फर्दर प्रोसीड करते हैं। दूसरा होता है हमारा सिलेक्शन रूल। अब दोनों के दो स्पेक्ट्रोस्कोपी हैं वो डिफरेंटली बिहेव करती हैं इन टर्म ऑफ देयर सिलेक्शन रूल। वो कैसे करेंगी, जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वहां पे क्या होनी चाहिए, जब भी कोई वाइब्रेशन हो रही है, मतलब दोज वाइब्रेशंस अकर विच एक्ट्स एज अ चेंज इन द डाइपोल मोमेंट। जिन वाइब्रेशन के अंदर हमारे मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट क्या होगी, चेंज होगी, वो क्या होंगे, आईआर एक्टिव होंगे। लेकिन जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वहां पे क्या है, द वाइब्रेशंस विच आर अकम्पेन्ड बाय द चेंज इन द पोलराइजेबिलिटी। तो जिस वाइब्रेशन में, दोनों में हो क्या रही है, वाइब्रेशन ही हो रही है। बट जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें क्या हो रहा है, हमारे पास उस वाइब्रेशन के थ्रू मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट चेंज हो रही है। बट जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वहां पे भी क्या हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है, बट दैट वाइब्रेशन रिजल्ट्स इनटू चेंज इन द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो यही क्या है, हमारा सिलेक्शन रूल है। तो अगर आपको ऑप्शन में दिया हो कि जहां पे चेंज इन डाइपोल मोमेंट है वहां पे आईआर एक्टिव होगा, और जहां पे क्या होगा, चेंज इन पोलराइजेबिलिटी है वहां पे क्या होगा, रमन एक्टिव होगा। तो ये क्या है, सिलेक्शन रूल। तीसरा क्या है, मॉलिक्यूल का सिमेट्रिक इफेक्ट। मतलब जो मॉलिक्यूल की सिमेट्री है क्या वो भी अफेक्ट करती है उसकी बिहेवियर को, कि वो आईआर एक्टिव होगा या फिर रमन एक्टिव होगा। तो जो हमारे सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होते हैं, सेंट्रोसिमेट्रिक का मतलब क्या है, अगर जैसे हमारा क्या है, A2 टाइप का कोई भी मॉलिक्यूल है, ए, और दूसरी तरफ भी क्या लगा हुआ है, ए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या, सेंटर से हम दोनों तरफ चलते हैं, तो इस तरफ भी ए आ रहा है, इस तरफ भी ए आ रहा है। इसका मतलब ये कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो जितने भी हमारे सेंटर ऑफ सिमेट्रिक टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं वहां पे जो मोड, अब मोड क्या है, डिफरेंट वाइब्रेशनल मोड क्या होंगे, आईआर एक्टिव होंगे। कुछ वाइब्रेशनल एक्टिव मोड क्या होंगे, कुछ वाइब्रेशनल मोड क्या होंगे, रमन एक्टिव होंगे। तो जब भी हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाता है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो आईआर एक्टिव मोड है वो कभी भी रमन एक्टिव नहीं होगा। मतलब जो मोड, जो वाइब्रेशनल मोड क्या दे रहा है, आईआर एक्टिव हो रहा है, वो रमन एक्टिव नहीं हो सकता। और जो रमन एक्टिव होगा
वो क्या होगा, आईआर एक्टिव नहीं होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है, इफ अ मोलिक्यूल हैव अ सेंटर ऑफ सिमेट्री द मोड्स विच आर आईआर एक्टिव can neither be Raman active and the modes which are Raman active can neither be IR active। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूल की जो सिमेट्री है उसको भी हम पता कर सकते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिस पे। ठीक है, अब फर्दर मूव करते हैं। अब आता है हमारे पास इफेक्ट ऑफ वाटर। इफेक्ट ऑफ वाटर का मतलब क्या है कि जो हम सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करने वाले हैं, जिस सॉल्यूशन का हमें स्पेक्ट्रा लेना है, तो अगर उसका हम क्या ले रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि उस सैंपल को हमने वाटर में डिसॉल्व किया है। तो अब हम इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि क्या जो एक्वस सॉल्यूशन है वो आईआर आईआर के अंदर हम उसका स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, या फिर रमन के अंदर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो मेनली इस स्लाइड का जो हमारा पर्पस है डिस्कस करने का वो यही है कि सॉल्यूशन जो है, एक्वस सॉल्यूशन का स्पेक्ट्रा आईआर में हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते, या फिर रमन के अंदर ले सकते हैं। अब देखिए, हम स्पेक्ट्रा तभी ले पाएंगे जब वाटर इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर वाटर इंटरफेयर करेगा इसका मतलब क्या है, उसका एक्वस सॉल्यूशन का स्पेक्ट्रा हम नहीं ले सकते। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में वाटर की क्या आती है, स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन आती है, लेकिन रमन के अंदर क्या आती है, वेरी वीक स्कैटरिंग। अगर स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन आ गई है इसका मतलब क्या है कि वाटर इंटरफेयर करेगा। वाटर इंटरफेयर करेगा इसका मतलब क्या है कि एक्वस सैंपल का स्पेक्ट्रा आईआर हम नहीं ले सकते हैं। तो रमन के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, क्योंकि जो वाटर का इंटरफेरेंस क्या है, नेग्लिजिबल है, उसलिए जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका हम एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इजीली स्पेक्ट्रा ले सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि उसके अंदर हम जो सॉल्यूशन का जो सैंपल सॉल्यूशन है उसको हम एज अ एक्वस मीडियम उसका हम स्पेक्ट्रा नोट कर सकते हैं। चलिए हम फर्दर मूव करते हैं। दूसरा आता है सेंसिटिविटी एंड डिटेक्शन लिमिट। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि जितनी कम कंसंट्रेशन तक हम अप्रोच कर पा रहे हैं, जितनी कम कंसंट्रेशन तक हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है रिजल्ट दे पा रहा है, उतना ही ज्यादा वो टेक्निक क्या होगी, सेंसिटिव होगी, और उतनी ही उसकी लोअर डिटेक्शन लिमिट होगी, एलएलडी, लोअर लिमिट ऑफ डिटेक्शन बोलते हैं। तो जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसकी जो सेंसिटिविटी है वो मॉडरेट होती है। मॉडरेट का मतलब क्या है, उसमें हम हायर कंसंट्रेशन को ही देख सकते हैं। हायर कंसंट्रेशन मतलब पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। बट जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसकी जो सेंसिटिविटी है वो वेरी हाई है। सेंसिटिविटी हाई होने का मतलब क्या है कि उसकी डिटेक्शन लिमिट क्या होगी, कम होगी। मतलब क्या है कि आप अप टू पीपीबी, पीपीएम क्या होता है, अप टू 10⁻6, 10⁻⁻6 क्या होगा, ये होती है पीपीएम। और जो पीपीबी होता है वो क्या होता है, 10⁻⁹ दैट इज इवन यू कैन नोटिस 1 पार्ट्स इन द बिलियन। सो दैट मच द सेंसिटिविटी अवर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी वो ज्यादा सेंसिटिव है इन कंपैरिजन टू आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब फर्दर मूव करते हैं सैंपल प्रिपरेशन। सैंपल प्रिपरेशन का मतलब क्या है कि जो सैंपल हमें, सैंपल जिसको हम एनालाइज करने वाले हैं उसको हमें किस फॉर्म में लेके आना है ताकि इंस्ट्रूमेंट उसको एनालाइज कर पाए। तो जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वहां पे जो सॉलिड सैंपल्स होते हैं उसके अंदर हमें केबीआर की पैलेट्स लेनी पड़ती हैं। केबीआर का पैलेट होगी या फिर मूल होगा, एक न्यूजोल मूल बोलते हैं हम इसको। अब केबीआर क्या होता है, केबीआर एक आयनिक कंपाउंड होता है, और आयनिक कंपाउंड कभी वाइब्रेट नहीं करता है। इसका मतलब जो है केबीआर, केबीआर जो पोटेशियम ब्रोमाइड का हमारा पैलेट हम बना रहे हैं, तो पोटेशियम ब्रोमाइड उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड है। और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारा कंपाउंड कोवलेंट होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। इसका मतलब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर हम सॉलिड सैंपल को एनालाइज करना चाहते हैं तो हमें सैंपल को केबीआर पैलेट में लेना पड़ेगा। दूसरा क्या है, लिक्विड सैंपल लेना है तो उसकी थिन फिल्म बनानी पड़ेगी हमें, और इसमें जो प्रिपरेशन टाइम है वो क्या होता है, ज्यादा लगता है। अब रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें क्या, आप सॉलिड सैंपल को पानी में घोलिए, उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाइए, तब भी आप, और लिक्विड को आप डायरेक्ट भी एनालाइज कर सकते हैं। तो ये भी क्या एक एडवांटेज है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की, कि आपको जो सैंपल प्रिपरेशन है वो क्या है, उतनी हमारी प्रिसाइज नहीं होगी जितनी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर होती है। ठीक है, उसके बाद आती है इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन में हमारे जो मेन पार्ट होते हैं वो क्या होता है, रेडिएशन सोर्स होता है, दूसरा क्या होता है, डिटेक्टर होता है, और तीसरा हम जस्ट इसको बोल देते हैं कि इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट क्या होगी। अब रेडिएशन सोर्स जो होता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर वो क्या होता है, आईआर रेडिएशन हमें देनी है, इंफ्रारेड रेडिएशन देनी है, उसके लिए हम ग्लोबल यूज करते हैं या फिर नस्ट यूज करते हैं। लेकिन जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वहां पे हमें क्या देनी है, आप विजिबल लाइट के अंदर काम कर सकते हो तो वहां पे हम क्या देते हैं, लेजर का सोर्स दे सकते हैं। डिटेक्टर इसमें क्या होता है, डीजीएस होता है या फिर एमसीटी होता है,
और इसमें क्या होता है, सीसीडी और पीएमटी होता है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो कॉस्ट है वो हायर होती है इन कंपैरिजन टू आईआर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब क्या है कॉम्प्लीमेंट्री नेचर। देखने में लग रहा है कि जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है दोनों के अंदर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन हो रही है। इसका मतलब क्या है कि दोनों हमें क्या लगेगी कि दोनों के तो क्या है कंपिटिटिव है। बट ये आपको कंफ्यूज नहीं करना है, जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी आर नॉट कॉम्पिटिटिव, रादर दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। मतलब एक क्या करती है दूसरे की हेल्प करती है। अब बेस्ट किसके लिए, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी किसके लिए बेस्ट है, पोलर फंक्शनल ग्रुप। पोलर फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है, डाइपोल मूवमेंट। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर या तो परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होनी चाहिए, या फिर द वाइब्रेशन विच द मॉलिक्यूल इज अंडरगोइंग cause some type of dipole moment, that is called induced dipole moment। उसके अंदर या तो परमानेंट डाइपोल मूवमेंट हो या फिर इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट हो। और जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसकी उसमें हमें डाइपोल मोमेंट नहीं चाहिए, उसमें हमें क्या चाहिए, सिमेट्रिक भी हो सकता है वो नॉन पोलर हो सकता है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट क्या, पोलराइजेबिलिटी। मतलब जो वाइब्रेशन हो उससे मॉलिक्यूल की पोलराइजेशन, चेंज इन पोलराइजेशन होनी चाहिए उसकी। और जो लिमिटेशन क्या होती है, अब ये पोलर के केस में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है हमारी, पोलर के केस में हम ये कर सकती है और नॉन पोलर में ये नहीं कर पाएगी। और इसी तरह से जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वहां पे क्या होती है, फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस का मतलब क्या है कि जो लाइट हमने डाली है वही लाइट क्या हो रही है हमारी, एमिट हो रही है। अब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा तो हमें मॉलिक्यूल का पता ही नहीं चलेगा कि हमारा सैंपल क्या है। तो कंबाइंड जब हम कर देते हैं तो गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अलोन, गिव कंप्लीट वाइब्रेशन इंफॉर्मेशन टुगेदर। सो दिस इज ऑल अबाउट द difference between the IR spectroscopy and Raman spectroscopy. We have deepened into the different aspects of both the spectroscopy, in which both differs and how they complement each other. So this is all. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज ऑल, थैंक यू।